सोचो, तुम अकेले एक खाली पीले कमरे में खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ पुरानी टाइल्स की बदबू है। ऊपर लगी ट्यूबलाइट भग भग करके जल बुझ रही है और दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हो। मगर जब तुम पलटते हो तो कोई नहीं होता, बस एक और वैसा ही कमरा, फिर एक और, फिर एक और, हजारों मीलों तक फैला हुआ यही एक जैसा भूल भुलैया। यही है बैकरूम्स, और आज हम उसी की सच्ची कहानी जानेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1990 में, जब एसिंक नाम की एक रिसर्च कंपनी का एक साइंटिस्ट नारेन वॉर्न अपनी टीम से बिछड़ जाता है और खुद को एक अजीब दुनिया में पाता है। चारों तरफ पीली दीवारें, टूटा फूटा फर्नीचर, लंबे लंबे गलियारे जो कभी खत्म ही नहीं होते। वो मदद के लिए चिल्लाता है, मगर तभी कोई अनदेखी चीज उसका पीछा करने लगती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और पता चलता है कि ये तो एसिंक कंपनी के साइंटिस्ट्स द्वारा देखी जा रही एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। अब कहानी आती है क्लार्क की तरफ। क्लार्क कभी आर्किटेक्ट बनना चाहता था, मगर आज एक सस्ती फर्नीचर की दुकान चलाता है। उसकी शादी टूट चुकी है, वो शराब का आदी हो चुका है और अपनी दुकान में ही सोने को मजबूर है। अपने अंदर का गुस्सा और दर्द निकालने के लिए वो एक थेरेपिस्ट डॉक्टर मैरी क्लाइन के पास जाता है। मैरी की अपनी भी एक दर्द भरी कहानी है। बचपन में उसकी माँ को मानसिक बीमारी थी और उसे उसके घर से जबरदस्ती निकाला गया था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। एक रात क्लार्क अपनी दुकान के बेसमेंट में एक दीवार से होकर गुजर जाता है, यानी वो नोक्लिप कर जाता है और खुद को उसी पीली दुनिया में पाता है जो हमने शुरुआत में देखी थी। वही झिलमिलाती लाइट्स, वही सड़ा हुआ कारपेट, वही अजीब खामोशी। पहले तो वो डर के भाग आता है, मगर कुछ दिनों बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और वापस उस जगह लौट जाता है। इस बार वो अपने 2 एम्प्लॉय बॉबी और कैट को भी साथ ले जाता है, ताकि वो सबूत के तौर पर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर सकें। शुरुआत में सब कुछ अजीब मगर सुरक्षित लगता है, मगर फिर बॉबी एक ढलान वाले गलियारे में जाता है और अचानक कोई अनदेखी ताकत उसे खींच कर ले जाती है। क्लार्क और कैट उसे बचाने दौड़ते हैं, मगर एक अनजान इलाके में पहुंचकर दोनों अलग हो जाते हैं। क्लार्क भागते भागते 2 अजीब इंसान जैसी चीजों से टकरा जाता है जो उसे एक बंद गली में घेर लेती हैं। तभी उसे कैट की चीख सुनाई देती है। वो कैमरा नीचे रखकर उसे ढूंढने जाता है और पीछे से कोई चीज उस कैमरे को उठा लेती है, जबकि कैट चिल्लाती रहती है कि क्लार्क अपने पीछे देखे। यहीं पर फुटेज कट हो जाती है। कुछ समय बाद मैरी को अपने आंसरिंग मशीन पर क्लार्क का एक अजीब संदेश मिलता है, जिसमें वो कहता है कि वो अब उसी जगह रहेगा और कभी वापस नहीं आएगा। मैरी परेशान हो जाती है और खुद क्लार्क की दुकान पहुंचती है। वहां वो भी उसी दीवार से गुजरकर उसी पीली दुनिया में पहुंच जाती है। वहां भटकते हुए आखिरकार उसे क्लार्क मिल जाता है, मगर ये वो क्लार्क नहीं है जिसे वो जानती थी। उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका है। वो अब उस डरावनी दुनिया को अपना घर मानने लगा है। वो मैरी को एक अजीब सा डिनर टेबल पर बिठाता है, जहां कुछ और भी इंसान जैसी परछाइयां बैठी होती हैं। वो मैरी से जबरदस्ती कहलवाना चाहता है कि उसकी बर्बाद जिंदगी के लिए वो दोषी नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी और किस्मत दोषी है। मैरी हिम्मत करके सच बोल देती है कि उसकी बर्बादी के लिए सिर्फ वो खुद जिम्मेदार है। यही सच सुनते ही पूरा कमरा कांपने लगता है और तभी एक विशालकाय डरावना प्राणी वहां आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसी दुकान का वो पायरेट मैस्कॉट कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक भयानक रूप है, जिसे क्लार्क विज्ञापनों के लिए पहनता था। ये प्राणी असल में क्लार्क के अंदर छिपे उस गुस्से और नफरत का जीता जागता रूप है जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। वो प्राणी क्लार्क की गर्दन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। मैरी को एहसास होता है कि यही वो जगह है जो हर इंसान की सबसे गंदी, सबसे कमजोर तस्वीर को उठाकर एक राक्षस बना देती है। अब वो राक्षस मैरी के पीछे पड़ जाता है। मैरी जान बचाकर भागती है, अलग अलग बदलते हुए और ज्यादा अजीब होते कमरों से गुजरती है। आखिर में वो गैस सिलेंडरों से भरे एक कमरे में पहुंचती है। वहां उसे अपने बचपन के घर का एक टुकड़ा सीमेंट का पत्थर मिलता है, वही पत्थर जिसे उसने अपने टूटे हुए घर की निशानी के तौर पर हमेशा अपने पास रखा था। वो उसी पत्थर से उस राक्षस पर वार करती है और एक ऐसी तंग गली में घुस जाती है जहां वो विशालकाय प्राणी घुस नहीं पाता। बाहर निकलते ही उसे कुछ लोग हजमत सूट पहने हुए मिल जाते हैं। ये लोग एसिंक कंपनी के होते हैं।
जो पहले एमआरआई मशीनें बनाती थीं, मगर गलती से इसी दुनिया का दरवाजा खोज लेने के बाद अब सिर्फ इसी पर रिसर्च करती है। मैरी को उनके सीक्रेट बेस में ले जाया जाता है। वहां फील नाम का एक साइंटिस्ट उससे पूछताछ करता है। वो बताता है कि ये पूरी दुनिया असल में एक बहुत बड़े याददाश्त के भंडार जैसी है, जो असली दुनिया की जगहों और लोगों की धुंधली बिगड़ी हुई कॉपी बनाती रहती है। मैरी पूछती है कि क्या उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा, मगर फिल सिर्फ इतना कहता है कि ये फैसला उसके हाथ में नहीं है। कहानी के आखिरी सीन में कैमरा धीरे धीरे उसी पीली दुनिया की गहराइयों में उतरता है और वहां एक कमरा दिखता है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा फील का पूछताछ वाला कमरा था। उसी कुर्सी पर एक और मैरी बैठी है, मगर ये मैरी असली नहीं है। ये उसकी एक विकृत बिगड़ी हुई कॉपी है जिसकी शक्ल में कुछ अजीब सी गड़बड़ी है। इसका मतलब ये कि जब तक असली मैरी बाहर की दुनिया में सुरक्षित बैठी अपने सवालों के जवाब दे रही थी, वो डरावनी दुनिया पहले ही उसकी एक नई कॉपी बना चुकी थी। ठीक वैसे ही जैसे उसने क्लार्क के गुस्से से एक राक्षस बनाया था, अब वो उसकी यादों और उसके दर्द से एक नई मैरी बना रही है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि ये जगह किसी को कैद नहीं करती, बल्कि हर उस इंसान की एक कॉपी बना लेती है जो कभी भी इसके ज्यादा करीब गया हो। आप शरीर से भले ही बाहर निकल जाएं, मगर आपका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए वहीं उन पीले कमरों में कैद रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।